तो है बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? अब आप बहुत बेहतरीन होंगे, बच्चा होना भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा आप सभी तमाम बच्चों का, जो भी अभी नवोदय की तैयारी करना चाह रहे हैं, फोर्थ क्लास से बच्चा, है ना। अब जनरली ऐसा नहीं है बड़ा कि नवोदय ने कुछ नया सर्कुलर लाया है कि भाई फोर्थ रिगार्डिंग कुछ नवोदय एग्जाम लेने वाला है या समथिंग। ऐसा कुछ नहीं है ना। जो भी है, बस हम लोग तैयारी फोर्थ से करने वाले हैं। ये मेन कंसेप्ट है अपना, बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए इस बैच का नाम भी मैंने दिया है फोर्थ नवोदया बैच। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपको एग्जाम, नवोदय की जो एग्जाम रहेगी वो फोर्थ में देना है करके, है ना। ऐसा कुछ भी सर्कुलर नहीं आया है, मैं फिर से दोहरा दूं। ठीक है। बस तैयारी जो है ना बड़ा, वो फोर्थ से हम लोग करने वाले हैं। तो जितने भी तमाम बच्चे मुझे फोर्थ क्लास के देख रहे हैं, और जितने भी जो भी पेरेंट्स मुझे अगर सपोज देख रहे होंगे, उन सभी पेरेंट्स का, उन सभी बच्चों का मैं राज मेश्राम आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब के परिवार में। तो बड़ा देखिएगा, सबसे मेन मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा सबसे पहले कि वाई नवोदया प्रिपरेशन स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ क्लास। ये फोर्थ क्लास से ही क्यों स्टार्ट करना बेहद जरूरी है मेरे नजरिए से। हर किसी का कंसेप्ट अलग रह सकता है, हर किसी का समझ अलग रह सकता है, हर किसी का बताना अलग रह सकता है। जिस हिसाब से मैंने समझा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जैसे मैं पर्टिकुलर नवोदय की प्रिपरेशन बच्चों को करा रहा, उसमें मुझे कुछ चीजें समझ में आई हैं कि नहीं, बच्चों को क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। वही एक्सपीरियंस आपके साथ मैं साझा करना चाहूंगा। तो मेरे हिसाब से जनरली मैंने जो पढ़ा है या जो समझा है बच्चों को, कि जो भी बच्चों के बेसिक्स नवोदय के एक्सपेक्ट के हिसाब से जो जरूरी रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी बच्चा क्यों ना हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक बच्चों के हिसाब से, नवोदय के एंट्रेंस के हिसाब से एक बेसिक लेवल, कहीं ना कहीं एक बेसिक कंसेप्ट बच्चों के क्लियर है ना, बहुत जरूरी है। और अगर सपोज हम लोगों ने फिफ्थ में बच्चे को अगर सपोज कोचिंग लगा दिया, हाँ, तो उसके अगर सपोज बेसिक अगर अच्छे ना हो, तो कहीं ना कहीं वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के ही चक्कर में उसकी पांचवी खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, है ना। मतलब जिस जो वक्त उसने कहीं ना कहीं तैयारी करने के लिए देना चाहिए फिफ्थ क्लास में, वो वक्त उसके खुद के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए चला जाएगा। ये चीज को समझिए। और अगर सपोज वो बच्चा फोर्थ से ही अगर तैयारी चालू करता है, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फोर्थ क्लास, पूरा का पूरा फोर्थ ओवरऑल, जब तक उसका फोर्थ कंप्लीट नहीं होता और फिफ्थ में वो जाता नहीं, बच्चा तब तक कहीं ना कहीं उसके जो भी बेसिक कंसेप्ट होंगे, जो उसे चीजें नहीं आती होगी, या जिन चीजों की उसे समझ नहीं होंगी नवोदय के एक्सपेक्ट के हिसाब से, कहीं ना कहीं उन्हें कंप्लीट करने के लिए, कहीं ना कहीं उन्हें समझने के लिए उसे वक्त बहुत मिलेगा भाई। इसलिए मैंने ये लिख के रखा है कि बेसिक क्लियरिंग टाइमिंग जो भी रहता है ना, वो कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू फिफ्थ क्लास के, तो अगर मैं कंपैरिजन में अगर देखूं, तो उससे ज्यादा मिलेगा, है ना। जिसकी वजह से वो अपने खुद के कंसेप्ट बुनियादी तौर पे अच्छा कर सकेगा। अब और रही बात दूसरा और प्लस पॉइंट उसका ये रहेगा that student go through different types of example in different manner। और सबसे मेन चीज, अगर उसे वक्त ज्यादा मिलेगा, तो सीधी बात है कि वेराइटीज ऑफ जो एग्जाम्पल्स होते हैं, वेराइटीज ऑफ जो टाइप्स होते हैं नवोदय के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं उनके मतलब थ्रू गुजर तो जाएंगे। सही मतलब कहीं ना कहीं अगर सपोज आप देखोगे ना, तो हालांकि कुछ चीजें उन्हें समझे या ना समझे, हालांकि वो जो बोलते हैं ना कि पैटर्न किस हिसाब से नवोदय का रहता है, कहीं ना कहीं पूरे साल भर में उनके गो थ्रू होता है, ये चीज समझ लीजिए। जिन्हें जिनका यूज वो कहीं ना कहीं जब वो फिफ्थ क्लास में जब जाते हैं और प्रिपरेशन एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं, तब उन चीज का, उन तमाम चीजों का उन्हें फायदा जरूर होता है। ये चीज समझ लीजिए। नेक्स्ट अगर सपोज मैं बताना चाहूँ, तो एक चीज देखना, जनरली मैंने ये नोटिस किया है कि भाई, नॉट कंफ्यूजन वाइल प्रिपेयरिंग फिफ्थ क्लास एकेडमिक सेशंस। जनरली देखो, बच्चों का बहुत से मैंने पेरेंट्स के थ्रू ऐसे सुना है कि सर बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं
कि फिफ्थ क्लास का प्रॉपर पढ़ाई किया जाए या नवोदय की प्रिपरेशन करी जाए। अब ये हालांकि आपके खुद के ही प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा कि आपको नवोदय की तरफ ज्यादा फोकस देना है या फिफ्थ क्लास की तरफ फोकस देना है। मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहूंगा। बस एक चीज मैं बता दूं, अगर बच्चा फोर्थ से ही अच्छा खासा प्रिपरेशन कर रहा है तो मुझे नहीं लगता उसे कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा फिफ्थ क्लास के प्रिपरेशन के दरमियान। ये चीज को समझ लीजिए। मतलब वो फिफ्थ क्लास में अगर सपोज वो चला भी जाएगा ना, तो अच्छा खासा वो फिफ्थ का भी पढ़ाई कर पाएगा और नवोदय का भी प्रिपरेशन कर पाएगा। उसे सेपरेटली अच्छा और ज्यादा डिटेल्ड में नवोदय के लिए ही वक्त देना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं रहेगा, क्योंकि उसे वो बेसिक्स, उसे वो ट्रिक्स, उसे वो टाइप्स नवोदय के हिसाब से कहीं ना कहीं उसने फोर्थ में ही कहीं ना कहीं वो गो थ्रू कर चुका होगा। ये चीज समझ लीजिएगा, है ना। तो इसलिए जब भी कभी वो फिफ्थ में जाएगा, फिफ्थ के भी जो उसके एकेडमिक वर्क है वो भी अच्छा खासा कर लेगा और नवोदय की तैयारी भी बहुत बेहतरीन ढंग से वो कर पाएगा। ओके। तो आई होप आपके ये सारे के सारे कंफ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे, है ना। अगर सपोज आपको ये बताई हुई चीजें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नवोदय के रिगार्डिंग कंसेप्ट कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पे जो जिन जगह पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो उन्हें मिटाने की कोशिश कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चैनल में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो चलो, नेक्स्ट कंफ्यूजन जो बहुत से पेरेंट्स के मन में रहता है वो है विच मीडियम इज बेस्ट। भाई कोणता मीडियम हा खूप छान असते रे बापा। इंग्लिश मीडियम घ्यायला पाहिजे मुलांना की मराठी मीडियम घ्यायला पाहिजे? आता मी जर सांगेन ना तुम्हाला, तर माझ्याकडे मेरे मेरे क्लास में जो भी एकेडमी में जो भी बच्चे हैं, मैं उनके बारे में अगर सपोज बताऊं आपको तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टोटली इंग्लिश मीडियम मतलब सीबीएसई पैटर्न में आते हैं, सीबीएसई पैटर्न में फिफ्थ कर रहे हैं, लेकिन मराठी मीडियम लिया है नवोदय में। नवोदय का जो वो पेपर देंगे वो मराठी मीडियम में देंगे। अच्छा, मैं आपको अगर सपोज कंफ्यूजन ना हो तो कुछ थोड़ा सा बता दूं नवोदय के बारे में। नवोदय जिस हिसाब से एग्जाम लेता है ना, उसमें एक चीज समझ लीजिए, तीन पेपर का फॉर्मेट रहता है। तीन पेपर इन द सेंस तीन टॉपिक का फॉर्मेट रहता है। एक ही पेपर में तीनों के तीनों टॉपिक को कंक्लूड करा लेता है ना। अलग अलग सेपरेट सेपरेट ऐसे कोई एग्जाम्स नहीं लेता। तो अगर सपोज उसमें देखा जाए तो इंग्लिश और मराठी, या जिस जिस स्टेट में जो जो लैंग्वेज रहता है उनका लैंग्वेज लैंग्वेज, ठीक है, जिन हिसाब से आपके हिसाब से। ओके। और बाद में रहता है रिजनिंग, ज्याला तुम्ही बुद्धिमत्ता म्हणता, आणि तिसरं असते बघा ऍप्टिट्यूड, ज्याला तुम्ही मॅथ किंवा गणित असे म्हणता, है ना। या तिन्ही प्रकारच्या संगमात थ्रू नवोदयचं पेपर क्रिएट होत असते, हे लक्षात घ्या। ठीक आहे। आता जर तुम्ही मराठी मीडियम घेतलं तर मराठीमध्ये सगळ्याच्या सगळ्या काही गोष्टी राहतील, मराठीमध्ये उतारे मराठीमध्ये राहतील, ठीक आहे। आणि विरुद्धार्थी शब्द म्हणा, समानार्थी शब्द म्हणा, काही म्हणी म्हणा, काही गोष्टींची समज म्हणा, ओव्हरऑल सगळेचे सगळे पॅराग्राफ्स म्हणा हे मराठीमध्ये राहतील। रिझनिंगचे जे काही डब्बे डुब्बे असतात ते मराठीमध्ये तर राहणार नाहीये। फक्त शब्दरचना, वाक्यरचना की बाबा फरक आहे की मिरर इमेज आहे, आणि दर्पणामधील काय म्हणतात इमेज आहे की ओव्हरऑल या रिगार्डिंग काही गोष्टी असतात मराठीमध्ये राहणार। गणितामध्ये जी संख्या असतात बळा ते टोटली इंग्लिश मध्ये असतात, फक्त जे शब्दरचना असते ना ते कुठे नाही कुठे मराठीमध्ये असते। जसं ऍडिशनला बेरीज, गुणाकारला मतलब मल्टिपलला गुणाकार, सबस्ट्रॅक्शनला वजाबाकी, डिव्हिजनला भागाकार, या अशा टाईपच्या गोष्टी कुठे नाही कुठे मराठीमध्येच ते लोक देत असतात ओव्हरऑल, अगर सपोज तुम्ही मराठी मीडियम घेतलं तर। ठीक आहे। पण तीच गोष्ट जर तुम्ही इंग्लिश मध्ये घेतलं तर ओव्हरऑल पॅसेज, अपोजिट वर्ड म्हणा, सिमिलर वर्ड्स म्हणा, ओव्हरऑल कुठला पण कन्सेप्ट इंग्लिश मध्ये राहणार। रिझनिंगचे पण जे शब्दरचना असतात ते इंग्लिश मध्ये राहणार। एप्टीट्यूड मधले तमाम जे वर्डिंग्स है, जिसे आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हो, जिन्हें देख के कहीं ना कहीं दिमाग खराब होता है, वो सारे के सारे चीजें इंग्लिश में रहेंगी। ठीक है। अब बस मैं इतना आपको बताना चाह रहा था कि कंफ्यूजन पेरेंट्स लोगों का या जनरली पेरेंट्स लोगों का होता है, बच्चों का मुझे नहीं लगता उतना कंफ्यूजन होता होगा, क्योंकि उन्हें जिस हिसाब से बताया जाए,
जिस हिसाब से समझाया जाए वो कहीं ना कहीं समझ लेते हैं, हालांकि वक्त जरूर लेते हैं। ये चीज पकड़ लीजिए, है ना। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा की देखो जनरली बघा आपल्याला लहानपणापासून आपल्या मुलांना, जर आपण महाराष्ट्रातले असाल तर, किंवा जो कोई बच्चे मुझे हिंदी के साइड के अगर सपोज देख रहे हैं, उनको अगर सपोज मैं बताऊं, तो उनकी एक फेवरेट लँग्वेज या मदर टंग ज्याला आपण मातृभाषा असं म्हणतो, ते कुठे ना कुठे मराठीच असते ना रे, कुठे ना कुठे मराठीच आहे, किंवा जे हिंदी मीडियम वाले असतील त्यांना हिंदी आहे। इंग्लिश मी असं नाही म्हणत की तुम्हाला त्रास होणार, पण बघा अननेसेसरी सगळ्यात जास्त आपल्याला वेळ द्यावा लागतो ऍप्टिट्यूडला, मॅथमॅटिक्स। ठीक आहे, जर बिचारा एखादा कोणी मराठी मीडियमचा मुलगा त्याने अगर सपोज इंग्लिश घेऊन टाकलं, कुठे ना कुठे तो इंग्लिश अभ्यास करताना सुद्धा फसेल, फसणार इन द सेन्स त्याचा वेळ तिथे जास्त जाणार, हे लक्षात घ्या। गणिताचा तर अभ्यास त्याला करण्याचा आहे, सोबत सोबत इंग्लिशचा पण करावा लागेल। खूप सारा शब्द साठा आपल्याला अभ्यास करावा लागतो, तेव्हा जाऊन कुठे ते शब्द समजतात, आणि शब्द समजले की पॅराग्राफ समजतो। कारण की उतारे तुम्हाला चार चार उतारे तुम्हाला ते देणार आहेत, त्यावर आधारित म्हणजे प्रश्न तुम्हाला ते विचारणार आहेत। जेव्हापर्यंत तुम्ही मला ते उताराच तुम्हाला समजणार नाही, ते प्रश्न कसं काय त्याचं उत्तर तुम्ही देणार सांगा बरं। मग ज्या गोष्टी आपल्याला माहिती आहे, ज्या गोष्टी आपल्याला इझिली वाचनाने येऊ शकतात, आणि ते म्हणजे मातृभाषा आपली मराठी, त्याला भरभर 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 तुम्ही वाचून व्यवस्थित त्यावर आधारित विचारलेले प्रश्न तुम्ही जर सोडवू शकत असाल, बिना जास्त अभ्यास केल्याने, थोडाफार व्याकरणाचा हिस्सा असतो, बाकी काही नाही, है ना, ते जर तुम्ही केलं तरी पण तुम्ही मराठीमध्ये नाही जास्त, एखाद मार्क अगर सपोज चुकलं तर जास्तीत जास्त तुम्ही नाही म्हणाल तर 19च्या आसपास तुम्ही मार्क इथे स्कोर करू शकता रे। पण इंग्लिशमध्ये जर तुम्ही इंग्लिशमध्ये घेतलात, जर तुम्हाला शब्दसाठा नहीं है, तुमच्याकडे ओवरऑल वर्ड लिस्ट नहीं है, आप जानते नहीं हो कि भाई विच टाइप ऑफ इंग्लिश वर्ड लिस्ट आर देयर, विच टाइप ऑफ इंग्लिश वर्ड्स आर यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, सच बता रहा हूं, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैं उन तमाम पेरेंट्स से भी एक निवेदन करना चाहूंगा, पहले बच्चों को जरा समझिए। ऐसा मत सोचिए कि दैट मैं, मेरे जो बच्चा है या मेरी जो बच्ची है, दैट वो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रही है, तो उसे सब आता होगा करके। प्लीज बच्चों के नजर से भी समझिए, क्या उन्हें वो सारे के सारे चीजें के बारे में पता है। कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल करके देखिए, पूछे पूछिए उन्हें कि बड़ा बताइए कि क्या बोलते हैं अपना एंथुसियाज्म क्या होता है। पूछो उनको, अगर सवाल जबर अगर सपोज आंसर दे पा रहे तो अच्छी बात है ना। तो मेरा कहना बस आपको डिमोटिवेट करना नहीं है। मेरे लिए इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे उतने इंपॉर्टेंट है जितने मराठी मीडियम के बच्चे इंपॉर्टेंट है ना। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, है ना, कि आपको किस हिसाब से इस चीज के साथ टैकल करना है। ओके, है ना। तो देखिए बच्चा, नेक्स्ट अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रॉपर अपने सिलेबस के थ्रू। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने फोर्थ क्लास के नवोदय के तमाम कंसेप्ट के तरफ। जो भी हम लोग फोर्थ में कहीं ना कहीं नवोदय का एक बेस तैयार करते हैं, उसके तरफ आज से हम लोग जाने वाले हैं। तो पहला टॉपिक उसमें रहेगा बड़ा, चिन्हांची समझ, दट अंडरस्टँडिंग ऑफ साइन लँग्वेज। सीधा सीधा सर आपल्याला हा माहित आहे ना जी, माहित आहे तरी ऐका ना, बड़ा काय फरक पड़ता है, अपन फोर्थ मध्ये जाओ ना। जो कोई एडवांस बच्चा होगा वो भी सुन ले, जिन्हें कुछ जिसे कुछ पता भी नहीं होगा वो भी सुन ले, क्या पता कुछ चीजें अच्छी निकल के आ जाए इसमें से, है ना। चिन्हांची समज म्हणजे बघा, आता इथे मी तुम्हाला बघा, काही काही मुलं असे असतील जे इंग्लिश मीडियम थ्रू मराठी मीडियम घेतलं असणार माझ्या म्हणण्यानुसार, आणि काय काय मुलं असे असणार जे ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम मध्ये असेल किंवा ऑलरेडी मराठी मीडियम मध्ये असतील। तर मी त्या दोन्ही मुला मुलींच्या बद्दल विचार करून आपला हा जो माझा कोर्स आहे, हा जो माझा ओव्हरऑल पॅटर्न आहे, नवोदयचा अभ्यासक्रम आहे, हा मी बनवण्याचा प्रयत्न करतो। ठीक है, मैं मेरे तरफ से मेरा बेस्ट देने की कोशिश जरूर करूंगा। आप अपने तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, क्या पता बेस्ट इंटू बेस्ट, बेस्ट स्क्वायर होके नवोदय के रास्ते अपने लिए खुल जाए, है ना। तो देखो बड़ा, चिन्हांची समज बद्दल जर मी सांगेन तर याला कुठलं चिन्ह म्हणतात रे, हा आहे एडिशन। सर हमें आता है सर, अरे वाह गुड बड़ा, एडिशन। तो इसे मराठी में क्या बोलते हैं, तर बेरीज, खत्म काम, बेरीज म्हणतात बड़ा याला।
समजत आहे मी काय म्हणतोय? याला बेरीजच म्हणतात. ठीक आहे, मराठीमध्ये. ओके, हा ना. आणि राहिली गोष्ट मग मायनस, याला काय म्हणाल रे बाळा? या चिन्हाला काय म्हणायचं? या चिन्हाला सबस्ट्रॅक्शन. कोणता ऍक्शन? नहीं तो माइकल जैक्सन मनाल, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ओके। अब उसके बाद बड़ा उसको मराठी में क्या बोला जाएगा? वजा बाकी। कोणती काकी? वजा बाकी, नाही तर कमला काकी म्हणजे। ठीक आहे, त्याच्यानंतर पार्या भाऊ इंटू, याला काय म्हणतात? याला इंटू तर म्हणतात, माहित आहे। इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? दॅट मल्टीप्लिकेशन। कौन राशन? मल्टीप्लीकेशन, जिसे आप मल्टीपल भी बोल सकते हो, अलग अलग नाम से है वो, अलग अलग नाम भी मैं बताने ही वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, इन सभी चीजों के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। याला बाळा गुणाकार म्हणतात मराठीमध्ये। मी आधी फक्त चिन्हांची तुम्हाला समज देतोय, मग प्रॉपरली एक एक गोष्टी जेव्हा आपण डिस्कस करूया ना, तेव्हा तुम्हाला समजून जाणार की आपल्याला डिस्कशन काय करणे आहे। ओके, हा ना। त्यानंतर बघा, याला म्हणतात बाळा भागाकार। भागाकार, भागाकाराच्या याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? तर डिव्हिजन रे, डिव्हिजन म्हणतात। ठीक आहे, याला मराठीमध्ये म्हणतात भागाकार। कोणती कार? भागाकार। समजलं का बाळांनो इथपर्यंत? आता काही बेसिक गोष्टी आपण करूया आणि आपल्याला ते आलं पाहिजे, बेसिक कॅल्क्युलेशन्स बघूया। जसं ऍडिशनच्या रिगार्डिंग जर मी तुम्हाला म्हणेन, ज्याला आपण बेरीज म्हणतोय, काही काही गोष्टी तुम्हाला बिलकुल आता तोंडपाठ असायला पाहिजे। आणि ती म्हणजे काय? तर बघा बाळा, जसं अगर सपोज मी म्हटलं तुम्हाला की 12 प्लस 13 किती होणार, है ना? तर 12 प्लस 13, आता हे बघा, मी असं नाही म्हणत की तुम्हाला बिलकुल खतरनाक पद्धतीने यायलाच पाहिजे भावना, है ना, आता सध्या पुरता। ओके, पण ऍटलीस्ट कसं म्हणतात ते कुठे ना कुठे बघा, मी असंही नाही म्हणणार की यार तुम्हाला बिलकुल खतरनाक पद्धतीने चाललं पाहिजे, बेसिक बेसिक गोष्टी हे तुमचे 5वी पर्यंत क्लिअर झालं पाहिजे, हा सगळ्यात महत्वाचा माझा कन्सेप्ट राहणार, बाकी काही नाही। म्हणजे याला जनरली तुम्ही काय करता, असं बघा, 12 अधिक 13 करायला प्रयत्न करता, म्हणजे साईडला लिहिता, आणि त्यानंतर 3 अधिक 2 म्हणजे 5 होतं, 1 अधिक 1 म्हणजे 2 होतं, असं करता, म्हणजे याचं उत्तर तुम्ही 25। बरोबर आहे? मी काय म्हणतोय, फक्त आपण काय करायचं, एकक स्थानाला एकक स्थानासोबत इथल्या इथेच बेरीज करण्याचा प्रयत्न करा। तर 3 अधिक 2 म्हणजे किती वेळा? 5 झाले, आणि मग दशक स्थानाला दशक स्थानासोबत ते 1 आणि 1 म्हणजे 2 झाले। म्हणजे हा जो लिहिण्याचा कुठे ना कुठे कालावधी आहे ना आपला, तो आपण वाचवायचा। समजलं माझ्या सांगण्यामागचा उद्देश सगळ्यांना? ठीक आहे, आता बघा बघा, तशाच पद्धतीने 2-3 एक्झाम्पल बघूया आपण। जर मी म्हणेल तुम्हाला 25 प्लस 32, काय टेन्शन, लिहायचं कशाला? डायरेक्ट म्हणू शकता तुम्ही, एकक स्थान एकक स्थानासोबत 5 आणि 2 मनामध्ये फटाक, आणि बिलकुल एक्झॅक्ट मध्ये हे एकक वाल्या जे संख्या असतात ना, एक अंकी संख्या, मग ते 1 पासनं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हे जे एक अंकीवाल्या जे संख्या आहेत ना, यांच्या एकामेकांसोबत बेरीज किंवा वजाबाकी तुम्हाला बिलकुल तोंडपाठ पाहिजे बाळा। आता यासाठी मदत पप्पा मम्मी तुमचे पक्का करू शकतात, विचारू शकतात ना तुम्हाला। प्लीज माझ्या सगळ्या पालकांना एक विनंती आहे, ह्या ज्या गोष्टी असतात, कसं ते 1 आणि 2 म्हणजे किती, फटाकसे 3, प्रश्न विचारा मुलांना, हे इथल्या इथंच। ठीक आहे, 2 आणि 3 किती, तर 5, 3 आणि 4 किती होतात, तर 7, 4 आणि 5 किती होतात, तर 9, हे हे बिलकुल पट 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 गोष्टी आल्या पाहिजे। 9 आणि 6 किती, तर 15, या बिलकुल पटापट। 9 आणि 8 किती, तर 17, म्हणजे हे जे इथल्या इथंच जे कॅल्क्युलेशन असते, 8 आणि 2 किती, तर 10, 3 आणि 7 किती, तर 10, 5 आणि 4 किती, तर 9, 6 आणि 7 किती, तर 13, या तमाम गोष्टी स्वतःहून मुलांना जेव्हापर्यंत येणार नाही, किंवा तुम्ही त्यांची जेव्हापर्यंत मदत करणार नाही, हे कॅल्क्युलेशन कुठे ना कुठे त्यांना टफ वाटेल। तुम्ही काय करायचं, जेव्हा केव्हा तुम्हाला वेळ मिळतोय, सगळ्या पालक लोकांना माझी विनंती आहे, ठीक आहे, मुलांना किंवा मुलींना कुठे ना कुठे ह्या गोष्टी विचारा की बाळा, हे बेसिक बेसिक कॅल्क्युलेशन तुला येतोय का? यावर कुठे ना कुठे तुम्ही शहानिशा जेव्हापर्यंत करणार नाही ना, त्याचे इंटरेस्ट कॅल्क्युलेशनच्या रिगार्डिंग कुठे ना कुठे कमीच राहणार, वाढणार नाही। ठीक आहे, जसं मी आता इथे बघा, 5 आणि 2 पटकन मला काम आलं की नाही, मुलं बोटं मोजत बसतात, नाही,
ही सवय कुठे ना कुठे कमी करायची आहे. आणि ते बघा बघा जास्त मोठे मोठे संख्या तर आहेत नाही, 1 पासून 9 पर्यंतच संख्या आहेत ना. याच संख्यांची बेरीज एकामेकांसोबत करण्याची त्यांना आदत लावा. ठीक आहे, पटकन आल्या पाहिजे. 3 आणि 2 5, 5 आणि 3 8, 7 आणि 3 10, पटापट आलं पाहिजे है ना. मी असं नाही म्हणत की बिलकुल आज मी म्हटलं तर उद्याच त्यांना कसं होऊन जाणार म्हणून. वेळ लागेल. 1 महिना, त्याला 1 महिना नाही 2 महिना, 2 महिन्यात तर होऊ शकतो ना ह्या गोष्टी. ठीक आहे. तर बघा, आता बघा 5 आणि 2 7 होतात. 3 आणि मग बघा दशक स्थानच्या दशक स्थान सोबत 3 आणि 2 5 होतात. झालं उत्तर. जर मी प्रश्न तुम्हाला विचारला, की बाळा मला सांगा 3 5 8 प्लस 1 2 1 याची जर मला बेरीज करायची असेल तर काय होणार रे? एकक स्थानाला एकक स्थानासोबत 8 आणि 1 किती तर 9, 5 आणि 2 म्हणजे काय 7, 3 आणि 1 किती बाळा तर 4. खतम. म्हणजे मी काय केलं, एकक स्थानाला एकक स्थानासोबत बेरीज केलं, दशक स्थानाला दशक स्थानासोबत बेरीज केलं मनामध्ये, आणि शतक स्थानाला शतक स्थानासोबत बेरीज केलं. आता हे एकक काय, दशक काय, शतक काय, हे हळूहळू जसं जसं आपण समोर जाऊया ना, मी सगळ्या गोष्टी तुम्हाला डिक्टेट करून सांगणारच आहे. ओके, तो इसमें टेन्शन नाही लेना. ठीक आहे. आता हे जे तीनही प्रश्न मी सांगितले ना बाळा, हे तीनही प्रश्न कुठे नाही कुठे एक लक्षात घ्या, कुठे नाही कुठे सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी आपल्या ऍपमध्ये अजून जास्त डिटेलमध्ये मी तुम्हाला सांगितलंच आहे. जे आपल्या क्लासचे मुलं आहेत, जे 4th मध्ये सध्या आता शिकत असतील, त्यांना या रिगार्डिंग सगळ्याच्या सगळ्याच अजून व्हेरायटीज ऑफ एक्झाम्पल, ज्यामध्ये आपण कॅल्क्युलेशन करतो ऍडिशनच्या बेरीजच्या रिगार्डिंग, जेव्हा हातचं आपण लावत नाही, ज्याला आपण कॅरी म्हणतो, ते मी एक्झाम्पल आता तुम्हाला सांगितलं. आणि हातचं लावणेवाले एक्झाम्पल्स पण मी त्यामध्ये तुम्हाला डिस्क्रिप्ट करून सांगितलंय. तर तुमचा आजचं होमवर्क काय राहणार आहे बाळांनो, जे काही आपलं मला वाटते डे 1चा डे 1चं जे व्हिडिओ आहे, डे 2चं जे व्हिडिओ आहे, डे 3चं जे व्हिडिओ आहे, त्या सगळ्या तीनचे तीनही व्हिडिओ तुम्हाला पाहून मला सांगणे. ओके.